हेलो एंड वेलकम यू ऑन द सिलेबस। आज का जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड टॉपिक है, एक जिसको समझने के लिए इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने आज का जो वीडियो है एक स्लाइड शो के फॉर्मेट में बनाया है ताकि आप पिक्चर्स के थ्रू इसको जल्दी समझ पाए। ये फोटो जो है ये फर्स्ट ब्लैक होल की जो इमेज है वो फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए ब्लैक होल, जो कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे होगे, इसे 10 अप्रैल 2019 को पब्लिश किया गया। ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हो ये एक्चुअल में ब्लैक होल का जो ये डिस्क देख रहे हो ये साइड में डिस्क है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये डिस्क क्या होती है। पर एक्चुअल इमेज जो ब्लैक होल की है वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये पूरी ब्लैकिश है। ये तो जो फोटो आप देख रहे हो ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से लिया गया है। काफी पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप होता है। अब रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक मेसियर 87 नाम की एक आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। यहाँ पर पूरे तरीके से काफी दिन से रिसर्च चल रहा था, और तब जाके कहीं साइंटिस्ट जो हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चर जितने भी होते हैं, उन्होंने पहली बार एक इमेज लिया है। और ये इमेज कुछ ऐसा है कि आप अगर कंपैरिजन करें कि कितनी दूर है ये जो ब्लैक होल का जो फोटो है ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए हमारे पास जो अभी तक सबसे जो बड़ी गैलेक्सी आकाशगंगा जो आज तक ढूंढी गई है वो IC 1101 है, और हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो ये है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी आकाशगंगा इसके सामने सिर्फ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, जबकि M87 ये वही आकाशगंगा है जिसके आसपास के सरफेस पे ये पहला ब्लैक होल का जो पिक है वो लिया गया। अब आने वाले जो स्लाइड्स है इसमें हमको 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करनी है कि ब्लैक होल क्या होते हैं और ब्लैक होल कैसे बनता है, ब्लैक होल के बारे में क्या क्या थियरीज है, और इसमें रिलेटिविटी की जो थियरी है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है जो आइंस्टीन ने दिया था, वो किस तरीके से प्रूफ होती है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे बात जो है करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि अच्छा लगे तो फिर लाइक भी करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक होल होता क्या है। तो देखिए इंग्लिश में तो आपके सामने लिखा है कि सरफेस ऑफ अ डाइंग स्टार विच इज सो पावरफुल एंड सो डेंस, कि ये एक टाइप का क्या है ना कि एक सतह है, एक खगोलीय पिंड का एक सतह है जो कि इतना पावरफुल होता है, और इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी इतनी अधिक होती है कि इवन लाइट कांट एस्केप, कि मतलब इससे प्रकाश भी बाहर नहीं जो निकल सकती है। और यही एक रीजन है जिसके कारण इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब लाइट निकलती नहीं है तो इसका जो सरफेस है ना वो कुछ इस टाइप का पूरा ब्लैक दिखाई पड़ता है। और ब्लैक चीजें अगर आप देखोगे तो पूरे यूनिवर्स में कई ऐसे सरफेस हैं, क्योंकि हम जो आने वाले टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि डार्क मैटर क्या होता है। हम अभी तक जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, उसका 80% जो चीज है वो अभी भी डार्क मैटर से बना हुआ है। डार्क मैटर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो के जो पार्ट है उसमें देखेंगे। फिलहाल तो अभी आप समझिए कि ये ब्लैक होने का इसका कारण है क्योंकि लाइट इससे बाहर नहीं जो है निकलती है। अब ब्लैक होल के बारे में देखो, पहली बार जॉन मिचेल ने 1784 में एक पब्लिश किया था पेपर, उसमें बताया था। जबकि पूरे तरीके से अगर हम बोले कि ब्लैक होल का जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ब्लैक होल, इसको कब यूज किया गया, तो इसको यूज किया गया था पहली बार 1967 में, जो कि व्हीलर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्लैक होल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शंस थे ना अभी तक, कि लोगों को लगता था कि ब्लैक होल है, पर कुछ को लगता था कि नहीं है, सिर्फ एक थियरी है, ये बस एक मतलब एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक चीज है। लेकिन ये फोटो के बाद ये क्लियर हो चुका है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो फिर इसमें इतने रिसर्च क्यों हो रहे हैं। इसलिए रिसर्च हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर गैलेक्सी में, कहीं ना कहीं हर आकाशगंगा में ब्लैक होल है। और अगर ब्लैक होल की इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, मतलब अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव हुआ, ब्लैक होल की ये पहली कैटेगरी होती है सुपर मैसिव। सुपर मैसिव वो ब्लैक होल होते हैं जो अपने साइज में बढ़ते जाते हैं, और अगर ये साइज में बढ़ते जाएंगे तो उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें, जैसे मान लो कि ये कोई प्लैनेट है, ये कोई स्टार है, ये कोई उल्का पिंड है, कुछ भी, ये सबको अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण धीरे धीरे अंदर लेता जाएगा। और इसके ग्रेविटेशन में आने पे अगर कोई भी इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में अगर आ जाए तो फिर इससे बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है।
तो देखो तीन बेसिक स्टेप होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। पहला होता है नेब्यूला, दूसरा है फ्यूजन और तीसरा है सुपरनोवा। तो ये एक्चुअल में ना ब्लैक होल का फॉर्मेशन का स्टेप तो है ही, पर ये जो स्टेप है जितने भी आप लिख रहे हो ये स्टार के फॉर्मेशन में भी आते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। अब स्टार का जो फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कि देखो सबसे पहली चीज तो आती है नेब्यूला। नेब्यूला मतलब हिंदी में निहारिका। तो देखो होता क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में कई जगह पे अगर आप देखोगे तो कई जगह पे धूल के कण हैं, बादल हैं और गैसों का बड़ा अंबार है। बहुत सारे गैस हैं जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट गैस है आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। धूल के कण, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जितनी भी गैसेस हैं ये एक जगह पर आकर इकट्ठी होने लगती हैं। और जब ये कलेक्ट होने लगती हैं किसी एक ही जगह पे तो फिर होता क्या है कि इनमें ना जो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं, जो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो कोलाइड करना शुरू करते हैं। और इसी कोलिजन को हम जिस टर्म में अगर बात करें कि ये जो कोलिजन है हम इसको बोलते क्या है, तो आपने पढ़ा होगा एक टर्म कि फ्यूजन। कि फ्यूजन जो है, फ्यूजन क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, कि संलयन जो है वो क्या होती है। तो इसमें जब हाइड्रोजन के दो एटम जब कंबाइन करते हैं, दो कोई भी एटम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होता है कि एक हीलियम का एटम प्रोड्यूस होता है। हीलियम के एटम के बनने के बाद अब क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब भी दो छोटे छोटे नाभिक अगर मिलके किसी बड़े नाभिक का अगर निर्माण कर दे तो ऐसे कंडीशन में दो हाइड्रोजन से एक हीलियम एटम बन जाता है। अब हीलियम एटम बनता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, हीट, ऊष्मा निकलती है। अब ये जो ऊष्मा है ये सेकंड स्टेप होता है और इसके कारण जहां पे भी ये बादल जुड़े हैं साथ में, डस्ट के, धूल के और गैस के, ये क्या होता है इसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो थर्ड स्टेप होता है इसमें कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और फाइनली इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि इसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। थर्मोन्यूक्लियर का मतलब होता है कि ऊष्मीय नाभिकीय विस्फोट होता है इसमें, और इस विस्फोट के कारण पूरी एनर्जी जो है ना वो बाहर निकलती है। अब ये जो एनर्जी जब बाहर निकलती है तो इसी एक्सप्लोजन को, इसी विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में यूनिवर्स में कि सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा बनने के बाद, हालांकि मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसमें फिर न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार जब मरने लगते हैं, जब उनका एज पूरा हो जाता है, देखो मरने का मतलब ये नहीं कि 4 दिन में मर जा रहे हैं, मरने का मतलब है कि जब इनकी पूरी एनर्जी एक्सप्लोजन के थ्रू, विस्फोट के थ्रू बाहर निकल जाती है तो ये धीरे 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 अपने ही मास और डेंसिटी के कारण, अपने ही मास और डेंसिटी के कारण क्या होते हैं, एक ही जगह पे ऐसे कोलाइड होने लगते हैं, मतलब अंदर ही अंदर बंद होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि देखो कई सारे जो पार्टिकल विस्फोट में बाहर निकले थे सबके पास अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल है, सबके पास अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण की क्षमता है। अब ये क्या होते हैं, एक ही जगह पे आने के कारण क्या है कि एक जगह पे कोइंसाइड करने लगते हैं, एक ही जगह पे भरने लगते हैं, और इसके कारण खुद के वेट के कारण, खुद के डेंसिटी के कारण जिस सरफेस का फॉर्मेशन होता है, जिस सतह की जो निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं पूरे तरीके से ब्लैक होल। और यही फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक होल में। तो आपसे देखो अगर 3 नंबर में भी पूछता है या फिर 5 नंबर में भी पूछता है तो आपको कम से कम इतनी सारी चीजें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी कि ब्लैक होल जो है वो कैसे फॉर्म करता है, ब्लैक होल क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो सरफेस ऑफ स्टार, उसके बाद इट इज इनविजिबल और मे लुक ब्लैक। जॉन मिचेल का नाम आपको याद रखना है 1784 में, और ब्लैक होल वर्ड किसने दिया, वो दिया व्हीलर ने 1967 में। और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ना चाहते हो तो आपको ये डेट याद रखनी है 10 अप्रैल 2019, जिसमें पहला इमेज जो लिया गया था, आपसे अगर पूछता है कि कौन सी गैलेक्सी का था, कौन सी आकाशगंगा था, तो वो था मेसियर 87, जो कि अर्थ से लगभग 54 मिलियन ईयर्स दूर है, 54 मिलियन लाइट ईयर्स, 54 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ते तो जरूर हो कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ईयर होता क्या है, पहले इसको समझो।
अगर हम लाइट ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे तेज अभी स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है जूनो प्रोब जुपिटर पे भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट था। अगर उस स्पीड से, जो सबसे तेज हमारे पास अभी है टेक्नोलॉजी में, अगर उस स्पीड से भी अगर आप चलोगे तो आपको 1 लाइट ईयर को ट्रैवल करने में लगभग 20 to 30,000 ईयर्स का समय लगेगा। 20,000 साल से 30,000 साल का समय लगेगा। तो आप समझ लो कि ये कितना मिलियन लाइट ईयर्स है, 54 मिलियन लाइट ईयर्स। तो यहाँ पहुँचने में तो पता नहीं मतलब हमारी कितनी पीढ़ियाँ आ जाएंगी। तो ये जो 2 पॉइंट है ये आपको ऐड करना है। अब हम आगे आते हैं कि जब ये ब्लैक होल की इमेज ली गई तब उस टाइम पे थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, आपको पता होगा कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो एक्चुअल में एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था उस टाइम पे इन्होंने ये सापेक्षता का सिद्धांत, आपने फिजिक्स के एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं गति और विराम, मोशन एंड रेस्ट, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है जब हम बोलते हैं कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में आइंस्टीन ने बोला ये था कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने बोला था कि देखो ग्रेविटी के कारण ना लाइट बेंड हो सकती है, ऐसा बोला था। और एक्सपेरिमेंट में इस टाइम पे प्रूव भी किया था, पर कई इनके कई लोगों ने इसको अपोज भी किया कि सही नहीं है, गलत है। जैसे सिंपल वे में इसको मैं समझाऊं आपको कि इनका क्या कहने का मतलब था। तो इनका कहने का मतलब था ये कि अगर मान लो कोई लाइट की बीम जा रही है, अगर यहाँ पे एक फील्ड में ज्यादा ग्रेविटी है तो लाइट की बीम ना हल्की डेविएट होकर इस तरफ आने लगेगी। इस चीज को इन्होंने समझाया था और ये प्रेडिक्शन आज सही साबित हुआ। अब कैसे सही साबित हुआ, अब आप इसको ये पहले वाले इमेज से समझो कि ये क्यों सही है या क्यों गलत है। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे सही इसलिए है क्योंकि अगर इसमें जो ये जो फोटो हमने लिया, मैंने बोला कि ये जो सेंटर में है ये तो ब्लैक है पूरे तरीके से, तो इसकी इमेज तो हम ले नहीं सकते। तो हमने इसके आसपास का ये जो डिस्क आप देख रहे हो इसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में, हमने इसकी इमेज से पता लगाया कि यार इसके सेंटर में कोई चीज जरूर है जिसके कारण ये जो लाइट का जो डिस्क है ना कुछ ऐसा गोल सा बन रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण लाइट जो है ना वो अंदर की तरफ जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। और आइंस्टीन ने भी यही बोला था कि अगर ग्रेविटी होगी तो लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। और यही चीज आज जाके प्रूव हुआ। अब ये जो प्रूव है इसके कारण क्या हो रहा है कि कई सारे फील्ड्स में, जितने भी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड है, खगोलीय विज्ञान के फील्ड है, वहां पे ये भी देखा जा रहा है कि जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जिसको बाद में चल के सही किया, करेक्ट किया किसने, आइंस्टीन ने। बहुत हद तक ये जो लॉ है, ये आइंस्टीन जो लॉ देते हैं ग्रेविटी के बारे में, उसको सही माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये लॉ, दोनों के लॉ में क्या फर्क है न्यूटन और आइंस्टीन में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो रीसेंट साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि हर गैलेक्सी के जितने भी आकाशगंगा है उन सभी गैलेक्सी के सेंटर में कहीं ना कहीं ब्लैक होल है। जैसे कि आप ये वाली इमेज देखो कि ये वाली इमेज में ये है कि यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि जितने भी आकाशगंगाएं आप देखते हो, जैसे कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी कुछ ऐसे ही है कि सब चीजें ना रिवॉल्व कर रही हैं। रिवॉल्व कैसे कर रही है? एक सेंटर के चारों तरफ, एक केंद्र के चारों तरफ। इसमें भी आप ऐसे ही देखो, जैसे सिगार गैलेक्सी और अलग अलग गैलेक्सी की ये पिक्स है, इसमें भी देखो रिवॉल्यूशन चल रहा है, चक्र तो लगा रही है पर कैसे, एक सेंटर के अलोंग लगा रही है, एक सेंटर के अलोंग। तो ऐसा क्या है जिसके कारण ये सारी की सारी चीजें जो है एक सेंटर के अलोंग लगा रही है? तो साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन ये है कि ये जितने भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे सबसे पास की गैलेक्सी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, इन सभी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। इसी के कारण हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, इसका सेंटर जिसका नाम है सैगिटेरियस ए, इसको भी ब्लैक होल के जैसा ही देखा जा रहा है कि मे बी इन फ्यूचर हम पूरे तरीके से अगर कंफर्म कर ले तो ये भी शायद एक ब्लैक होल ही है। इसी के कारण मिल्की वे गैलेक्सी में भी पूरे तरीके से क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, वो सब इस टाइप से रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे गौर करने वाली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकतर हम सोचते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वो क्या एकदम सेंटर में है? नहीं,
हमारे गैलेक्सी में कई सौरमंडल हो सकते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, पर सारे के सारे सोलर सिस्टम क्या हो रहे हैं कि गैलेक्सी के जो भी हमारी आकाशगंगा है उसके सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है जो प्रूफ जो है करता है कि सैजिटेरियस ए जो है वो एक टाइप का ब्लैक होल है। अब ये जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, इस जो प्रेडिक्शन पहले आइंस्टीन ने किया था वो कहीं ना कहीं अभी आप देखो कि सही साबित होती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो पिक ली गई है, ये जो पिक्चर हमारे पास है ब्लैक होल की, इसको हमने किस तरीके से लिया है। तो ये जो पिक्चर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है। तो देखो एक्चुअल में ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। अब रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं कि ये एंटीना और रिसीवर पे काम जो है करते हैं। आपको याद होगा कि पुराने टाइम पे जब दूरदर्शन चलते थे तो हमारे घर के ऊपर एक डिश एंटीना लगा होता था। कुछ इसी टाइप से ये टेलीस्कोप्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि सिग्नल को रिसीव करते जाते हैं। पर आपको ये जरूर याद रखना है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है कोई अकेला टेलीस्कोप नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप्स। मतलब इसमें कई सारे टेलीस्कोप है जिनके मदद से एक पिक तैयार की गई है। अब इसमें कौन कौन से टेलीस्कोप आते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे आप देख लो कि सिचुएटेड है, जैसे एपिक्स, ठीक है, ये जो है उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे टेलीस्कोप का सेंटर है, यहाँ पे टेलीस्कोप का सेंटर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटर्स है। पर इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद जो है रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछ जो है सकता है कि कहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि सबसे नीचे जो है एसपीटी आप देख रहे हो ये एंटार्क्टिका में है। उसके बाद आप देखो तो फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो एटाकामा चिले में है, फिर मैक्सिको में है, और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि मैक्सवेल टेलीस्कोप कहाँ पे है, रेडियो टेलीस्कोप, तो वो हवाई में है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ऐसे ही अरिजोना है, और उसके बाद फिर स्पेन वगैरह आ जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जितने भी इमेज लिए गए अलग अलग टेलीस्कोप से, जितने भी इमेज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन ऑल इमेजेस फ्रॉम सेवरल टेलीस्कोप्स वर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू इमेज ऑफ द ब्लैक होल। और इसको कंबाइन करके फिर एक नया इमेज तैयार किया गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे गैलेक्सी में एक ही ब्लैक होल है? क्या सिर्फ और सिर्फ हम जो है सैजिटेरियस ए को देख रहे हैं, क्या वही ब्लैक होल है? क्या अर्थ के आसपास ब्लैक होल नहीं हो सकता तुरंत? तो अभी देखो इस पे नोन फैक्ट बहुत ही कम है, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ही है। हो सकता है कि अर्थ के आसपास भी हो, या हो सकता है कि कई और जो गैलेक्सीज हो उनमें कई सारे ब्लैक होल हो पर हमको दिखाई न दे रहे हो, क्योंकि लाइट उनसे बाहर निकल तो सकती नहीं। और आपको पता होगा कि देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो चाहिए ही चाहिए, प्रकाश का परावर्तन जिसे बोलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो टॉपिक है ब्लैक होल, ये एक सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट है, क्योंकि हम इसमें एक और टॉपिक भी देखने वाले हैं जिसका नाम है डार्क मैटर, कि डार्क मैटर होता क्या है। अब डार्क मैटर देखो ऐसी चीज है कि अगर मैं तुमको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, कि सपोज करो कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये साइंस फिक्शन का सब्जेक्ट है कि सपोज करो कि हमारे ऊपर भी एक गैलेक्सी हो, पैरेलल गैलेक्सी, समानांतर कोई आकाशगंगा हो, और ऊपर भी कोई रह रहा हो। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, जबकि लाइट यहां पे भी है, लाइट यहां पे भी है। तो ऐसा कौन सा मैटर है जिसके कारण ये पार्ट से हम उनको विजिबल नहीं कर पा रहे, हम उनको देख नहीं पा रहे? तो ये जो मैटर है जिसके कारण हम एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी या एक चीज से दूसरी चीज को नहीं देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी तो साइंस फिक्शन लगता है, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भी प्रूफ हो जाए। तो ये जो टॉपिक है ब्लैक होल से रिलेटेड, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पूरे तरीके से और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ब्लैक होल। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक होल जो है एक अति शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड है, अ सरफेस विच इज मोस्ट पावरफुल एंड हैव द मोस्ट पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल, जिसके कारण लाइट भी अगर अंदर चले जाए तो वो बाहर नहीं आएगी। फिर आपने अभी नाम देखा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, तो उसमें वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इवेंट होराइजन। क्या होता है? तो देखो, अगर ये ब्लैक होल है और अगर ये वाला
पार्ट ऐसा है कि यहीं से इसका ग्रेविटेशनल पुल चालू होता है, मतलब यहीं से ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो वो सरफेस, वो सतह जहां से कोई भी बॉडी अंदर की तरफ आने लगे और फिर बाहर ना निकल पाए, इसी पार्ट को बोलते हैं इवेंट होराइजन। ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसमें पूछेगा कि फर्स्ट टेलीस्कोप की फोटो कहाँ, फर्स्ट ब्लैक होल कहाँ लिया गया, M87। आपको याद रखना है 54 मिलियन लाइट ईयर्स आप दूर है हमसे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे पूछता है कि कौन से थियरी पे मतलब हम अभी देख रहे हैं कि ये पूरे तरीके से प्रूव्ड हो चुका है, तो थियरी जो है वो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि पहली बार किसने दिया था, आइंस्टीन ने। फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लैक होल का, तो ये 3 स्टेप में होता है। नेब्यूला, जिसको निहारिका बोलते हैं, सबसे पहले डस्ट और क्लाउड वगैरह जो डस्ट के रहते हैं, और गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह, ये कंबाइन करते हैं एक ही जगह पे। और कंबाइन करने के बाद क्या होता है कि फिर ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, नेब्यूला का, निहारिका का। फिर क्या होता है, फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और H और फिर एक H मिलके जो चीज़ बना देगी वो क्या होगी, वो होगी हीलियम। ठीक है। हीलियम जब बनाएगी, हीलियम बनने के बाद बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है, तो उससे क्या होता है कि एक एक्सप्लोजन होता है, पूरी चीज़ें ऐसे फूट के बाहर निकलती, इसी को बोलते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा होने के बाद जब पूरी एनर्जी किसी भी ब्लैक होल के बाहर निकल जाएगी, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टार है वो ख़त्म होने लगता है, उसका एज और उसकी एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती है, और तब अपने ही मास के कारण एक ही जगह पे वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और यही फिर जो फॉर्मेशन करता है जिस सेलेस्टियल बॉडी का, जिस खगोलीय पिंड को ये बनाती है, इसी को बोलते हैं हम ब्लैक होल। अब जो आने वाला जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा कि हम इसमें और क्या क्या जोड़ जो है सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में जोड़ सकते हैं कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या होते हैं। दे आर टाइप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स। रेडियो टेलीस्कोप के बारे में हम जब अपने टॉपिक में, जब चैप्टर में पहुंचेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक के ही पार्ट में, तब वहाँ पर मैं रेडियो टेलीस्कोप और टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम डार्क मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि न्यूटन के ग्रेविटेशन और आइंस्टीन के ग्रेविटेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप चाहो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके या जहाँ पे भी आपको लगता है नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ब्लैक होल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो पुराने जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड थे, जहाँ पे भी आप देखते हो कि साइंस के जो फील्ड हैं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप अभी देखोगे फिजिसिस्ट के तौर पे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्लैक होल्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी मैंने इस वीडियो को कंसाइज रखा है, छोटा रखा है, क्योंकि मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा जब हम साइंस एंड टेक के चैप्टर्स शुरू करेंगे तब। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।